हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, आप सहारा को लेकर, सहारा के रिफंड के प्रोसेस को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको टोटल डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, आखिर ये सहारा, ये सीआरसीसी जो है वो है क्या, ये कब लागू हुआ और इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसको रिफंड प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी अलग से इस टॉपिक को लेकर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो बस आपको काम यह करना है दोस्तों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए। और हाँ जी दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली मैं नए नए अपडेट आपको सहारा से रिलेटेड और टेक्निकल अपडेट मैं आपको डेली अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो स्क्रीन पर। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड के प्रसंस्करण के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि 29 मार्च को यह किया गया था। सेकंड है, क्या सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? बिल्कुल दोस्तों, यह बिल्कुल सुरक्षित है। जी हाँ, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ये जो है आपका एसएसएल प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तीसरा है आपका, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित 4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं। पहला है ये हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। तीसरा है सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। चौथा है आपका स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। यानी कि ये सभी जो है आपको ये एलिजिबल हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपका सारा जितना भी आपका कन्फ्यूजन है सब इस पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं दूर करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं उसको। चौथा है आपका क्वेश्चन, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? मतलब क्या मानदंड है पात्र करने का? तो दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए, बकाया राशि प्राप्य होनी चाहिए। मतलब 22 मार्च 2022 से पहले उनका जमा होना चाहिए, तो वही मान्य होगा, उसके बाद वाला मान्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अब है क्या लिख रहा है ये, और किसका होना चाहिए? हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल 29 मार्च 2023 के लिए। ठीक है, मतलब ये सब दिया हुआ है कि आपका जो मार्च 2022 से पहले का ही एलिजिबल है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, 5वां, क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है? जी नहीं, कोई शुल्क लागू नहीं है दोस्तों, इसमें कोई पैसा आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सीआरसीएस, ध्यान दीजिएगा इसमें, इधर हो गया। सीआरसीएस एक सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण क्या, मतलब क्या चरण है, क्या स्टेप है पंजीकरण करने का? ठीक है, तो पहला स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, चरण 1 जमाकर्ता पंजीकरण। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाना है और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। पंजीकरण पेज पर अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम 4 अंक डालना है और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर उसमें डालना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना वो डालना है। जैसा विवरण सही से भरें और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। ठीक है, अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करें, यानी कि सब कुछ डाल देना है ओटीपी। ठीक है, तब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा लॉगिन करने के लिए। सेकंड चरण है आपका जमाकर्ता लॉगिन। तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे और जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जमाकर्ता लॉगिन पृष्ठ पर अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक फिर से डालेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालेंगे। ठीक है, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और प्राप्त ओटीपी दर्ज करेंगे। लॉगिन करने के लिए सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको लॉगिन करने के लिए भी सेम प्रोसेस करना है दोस्तों। मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, देख लीजिए। हाँ, इस तरह से आप क्या करेंगे, लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो जमाकर्ता के पास क्या क्या होना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से। सदस्यता संख्या मतलब आधार कार्ड, सदस्यता संख्या मतलब हो गया आपका आधार कार्ड। ठीक है, उसका नंबर होना चाहिए। और दूसरा है जमा खाता संख्या, यानी कि आपका एक खाता होना चाहिए बैंक में। जमा खाता संख्या हो गया, या वो जो भी रिसीविंग है उसका। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर ये जरूरी है। ठीक है,
और लास्ट है जमा प्रमाण पत्र पासबुक। ठीक है, जो आपने जमा किया था ना वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी पासबुक और जमा प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए। और लास्ट है आपका इसमें पैन कार्ड होना चाहिए, जो 50,000 से अबव जिसका जमा है उसके लिए। यदि कुल दावा राशि रुपये है, पैन नंबर अनुवाद 50,000 उससे अधिक। हाँ जी दोस्तों, वही है कि हाँ, यदि दावा राशि सभी सहायक सोसाइटी में मिलाकर 50,000 है तो उससे अधिक जमाकर्ता को पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। ठीक है, यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं हो तो क्या होगा? यदि दावा राशि 50,000 उससे अधिक है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना ही चाहिए दोस्तों। अगर नहीं होगा तो वो बनवा लें और तब अप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट है, देख ली ध्यान से, है ना। 50 इसको हाईलाइटर में कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल अनिवार्य है। जी हाँ, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके बिना दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया सकता। बिल्कुल दोस्तों, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा 10,000 रुपये नहीं आएगा आपके अकाउंट में। इसको भी हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जितने भी वीडियो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, ये 100% आपका सही है। आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कर, मतलब जिसका लिंक नहीं है उसको क्या करना होगा, तो इसमें दिया हुआ है, कृपया आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाएं। यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो वो क्या दावा अनुरोध कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका पासबुक, मतलब बैंक अकाउंट भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड से सीड होना चाहिए, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सब होना चाहिए, जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए, आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है? तो आधार सीडिंग बैंक खाते से तात्पर्य खाता धारक के उस बैंक खाते से है जो आधार संख्या जो जुड़ा होता है। कहने का मतलब है कि अब तो मैक्सिमम सभी आधार खाता जुड़ा ही होते हैं, है ना, बैंक जितने भी होते हैं, तो वो क्लियर कर दिया है कि आधार सीडिंग होना चाहिए बैंक में आपका। नेक्स्ट है, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग की जांच कैसे करें, मतलब कैसे आप पता करेंगे कि आपका बैंक जो खाता है आधार से जुड़ा हुआ है। तो बैंक खाते के साथ आधार जोड़ने की स्थिति की जांच करने के लिए कृपया UIDAI के वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, UIDAI का वेबसाइट है जो मैंने लिंक यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, उस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे, देखिए ये दिया है resident.uidi.gov.in। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसको हाईलाइट पर कर देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, देख लीजिए हाईलाइट है ना, ये बहुत ज़रूरी है, आराम से इसमें चेक कर सकते हैं आप कि आपका सीट किया हुआ है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है, आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ें? तो ये तो सिंपल, देखिए, जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक में उपलब्ध सुविधाएं आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से आधार कार्ड जोड़ सकते हैं बैंक खाते में। पहला है ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, हाईलाइटेड करता हूँ उसके मैं। चलिए, दूसरा है बैंक के मोबाइल ऐप के माध्यम से आप पंजीकृत कर सकते हैं। तीसरा है बैंक में जाकर और भौतिक फॉर्म जमा करके पंजीकरण कर सकते हैं। चौथा है बैंक के ATM के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पांचवा है SMS के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। और छठा है फोन बैंकिंग के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। यह 6 माध्यम आपको बताया गया दोस्तों, जिसके माध्यम से आप लोग आराम से अपना आधार कार्ड को बैंक खाता से जोड़ सकते हैं दोस्तों। सिंपल तरीका है, आप किसी भी एक की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, 16वां नंबर क्या है, क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी? देखिए, कोई भी आपकी गोपनीय जानकारी संग्रहित नहीं की जाएगी, लिखा हुआ देखिए, क्लियर कर दिया गया, नहीं, जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित नहीं है। यह UIDAI की मानदंडों के अनुसार दंडनीय है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे? तो पहले भी बताया मैंने, जमाकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। जमा प्रमाण पत्र पासबुक होना चाहिए, दावा अनुरोधक प्रपत्र, मतलब उस समय जो रिसीप्ट मिला होगा ना वो जमा करना होगा, और पैन कार्ड जो 50,000 से अधिक है उसको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है? मतलब वो फॉर्मेट खोज रहा है, किस फॉर्मेट में जमा करना है, तो जमाकर्ता दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में भी कर सकता है। हाईलाइटर में कर देता हूँ, PDF फॉर्मेट में कर सकता है, JPG फॉर्मेट कर सकता है, PNG फॉर्मेट कर सकता है, JPG 2, ये सारे फॉर्मेट में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? बिल्कुल। आप अगर अलग अलग सोसाइटी में आपने जमा किया है तो उन सभी को एक ही के माध्यम से करना होगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जमाकर्ता को उन सभी सहायक सोसाइटियों की सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहां जहां जमाकर्ताओं के पास बकाया आपका प्राप्तियां हैं। ठीक है, सबको इसी में करना होगा। क्लियर इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। ये सारे जो है, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे जो है सीआरसीसी के साइट से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब आपके पास अकाउंट नंबर एक से अधिक है तो क्या करना है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि जमाकर्ता को प्रत्येक खाता के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र या पासबुक व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना, मतलब वो कुछ दिक्कत नहीं है। आप इतना टेंशन मत लीजिए। आप जो भी एक जो अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, उसका आप डिटेल इसे यहाँ दे दीजिएगा। उसका जो फ्रंट पासबुक होता है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देख लीजिए, इसको हाईलाइटेड मैंने कर दिया है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखिए नेक्स्ट है, क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। जी हाँ, लिखा हुआ है कि जी हाँ, जमा प्रमाण पत्र पासबुक सहित जमा किए गए दस्तावेजों को संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन प्रक्रिया सीआरसीएस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो करेगा ही नहीं करेगा। आपका पासबुक चेक करेगा, आपने जो बॉन्ड लिया था सहारा के थ्रू उसको भी चेक करेगा। जब वैलिडेट हो जाएगा तब आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जमाकर्ता द्वारा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़े जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि आपके पास जितने भी दावे हैं उसको एक साथ ऐड करके एक बार ही डाल दीजिए। ठीक है, बार बार ये नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इतना टाइम इन लोगों के पास नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी क्लियर किया है कि जो करना है ये अभी करना है। देख लीजिए, इसमें साफ लिखा हुआ है, इसे मैं हाईलाइटेड किया, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 23 नंबर है, दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए? मतलब सत्यापित कर दिया उसके बाद क्या करना है? तो दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट कर देना है, उसको भर देंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे और अपना हालिया फोटो, वर्तमान का जो फोटो है उस पर चिपका देना है। साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर कर देना है और क्लेम फॉर्म को स्कैन करके फिर से उस पर क्या कर देना है, अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। क्लियर है? तो जो भी आपने फिल किया उसको आप प्रिंट कर लोगे, प्रिंट करने के बाद उसमें सिग्नेचर कर लेंगे, फोटो भी का चिपका देंगे और उसके स्कैन करके अपलोड कर देना दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा? हाँ जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कैसे, आपको पता चलेगा कि आपने दावा आपने सबमिट कर दिया है, प्रोसेस में है। तो लिखा हुआ दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या मिलेगा। ठीक है, और पुष्टि के जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भी भेजा जाएगा। मतलब कि एक आपको रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग के साथ साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस भी भेजा जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है आपको, आप सब डिटेल आपको मिल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सहारा सोसाइटी के दावों को सत्यापन करने में कितना समय लगेगा? हाँ जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा। तो यह लगभग प्रक्रिया 30 दिन लगता है दोस्तों। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ 30 दिन कैसे लगता है और टोटल 45 दिन कैसे होते हैं। ठीक है, चूंकि बहुत लोग जान रहे हैं 45 दिन में मिलता है। तो देखिए 30 दिन वैसे हुआ। और 26वां क्वेश्चन है, सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पे कौन कार्रवाई करेगा? सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और सीआरसीएस आपके दावे पर अगले 15 दिन में कार्रवाई करेगी। समझ में आया दोस्तों? यानी कि 30 दिन उधर, 15 दिन उधर, यानी 30, 10, 40, 5, 45 दिन आपको दोनों मिलकर, यानी 30 दिन लगाएगी आपको सहारा और 15 दिन लगाएगी आपको सीआरसीएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो क्लियर बोल दिया गया कि एसएमएस के माध्यम से आपको सब कुछ सूचना मिलता रहेगा। देखिए यार, हाईलाइटेड कर दे रहे हैं इसको। हाँ जी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 28वां नंबर है, जमाकर्ता को रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी? तो ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। देखिए दोस्तों, बार बार मैंने बोला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड आधार नंबर, ये सब होना चाहिए। कहने का मतलब ये डायरेक्ट जो है आपके जो रजिस्टर्ड जो आपका बैंक खाता है उसमें मिल जाएगा, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, 45 दिन बाद। हाईलाइटेड कर दिया इसको मैंने। आगे देखिए,
दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कन्फ्यूजन है कि जमा करने के बाद या जमा करने के बीच में कोई कन्फ्यूजन होता है, किससे कॉन्टेक्ट करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने डिटेल सारा दिखा दिया है ना। पहला है देखिए, हमारा इंडिया क्रेडिट कार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, है ना। सहारा ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारेन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये सब का जो है टोल फ्री नंबर 2 को दिया हुआ है दोस्तों। 1800-103-6891 और दूसरा है 1800-103-6893। ये दोनों नंबर जो है टोल फ्री है, इस पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय से कब संपर्क कर सकता है। यानी कि सहारा कार्यालय से आप कब संपर्क कर सकते हैं। तो दिया हुआ है, जमाकर्ता सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिनों के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसाइटी शाखा से संपर्क कर सकते हैं। मतलब 45 दिन के पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको करना है 45 दिनों के बाद। आई होप 45 दिनों के बाद आपको मिल जाए पैसा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़े, उसके बाद आप मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये तो मैंने बताया ही था पहले ही कि जी हाँ, दावा अनुरोध स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को एक कम्युनिकेशन प्राप्त होता है। वो आपको पावती पर प्राप्त होगी और साथ में एसएमएस भी प्राप्त होगा आपको। तो 32वां क्या, नेक्स्ट क्या है, क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है। जी नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। आपको कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है दोस्तों। जब आप इसमें अप्लाई कर दिए, आपको बैंक खाता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। पैसा आपको वहीं का वहीं स्टक कर जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या भौतिक यानी फिजिकल दावा आवेदन जमा करके सीआरसीएस सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने का कोई विकल्प। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसमें कुछ ऑफलाइन नहीं करना है दोस्तों। ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाने पर पोर्टल में जानकारी अद्यतन करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, एक बार जो पावती नंबर मिलेगा उस पर क्या करना है, देखिए ध्यान से। दावा आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद एक पावती संख्या प्राप्त होगी। तद अनुसार आपको क्या कहते हैं, हाईलाइटर पर कर देता हूं मैं। तद अनुसार आपको पावती संख्या प्राप्त होने के बाद कोई अद्यतन परिवर्तन नहीं कर सकता, मतलब कि कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। चलिए 35 देखिए, इस वेबसाइट के लिए कौन सा वेब ब्राउजर उपयोग किया है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नया वेब ब्राउजर हो वो आप यूज कर लीजिए। वैसे इसमें बताया गया है गूगल क्रोम, ये सब बताया गया है। गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अभी लेटेस्ट चल रहा है, वो दोनों यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, क्या जमाकर्ता द्वारा आवेदन पर आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है। यानी कि आधा भरे हैं उसके बाद बाहर निकल सकते हैं कि बाद में आधा भरे हैं। बिल्कुल दोस्तों, कर सकते हैं आप। जी हाँ, जमाकर्ता लॉग आउट करके क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब जब दोबारा ओपन करेंगे ना आप, तो वहीं से आपका स्टार्ट होगा। ये कन्फ्यूजन दूर है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्लियर दोस्तों। मतलब आधा भर के आप छोड़ दिए हैं, आप बाकी बाद में भरना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ अपलोड किए गए दस्तावेज ग्रे स्केल, रंग स्केल, वाटरप्रूफ है। मतलब बता रहा है कि कैसा क्या स्पेस होना चाहिए। तो आपका जो प्रमाण पत्र जो होगा पासबुक का, उसका स्पेस 200 KB तक होना चाहिए। और जो भरा हुआ जो है ना, जो भरा हुआ आप जो प्रिंट करोगे, आप जो उसको जो डाउनलोड करोगे ना, उसका स्पेस जो है 2 MB होना चाहिए। और पैन कार्ड का स्पेस 50 kbps होना चाहिए, 50 KB। यानी 200 KB होना चाहिए पासबुक का आपका स्पेस जो आप अपलोड करोगे। आपको 2 MB होना चाहिए जो डाउनलोड किया है आपने। और आपका पैन कार्ड का स्पेस होना चाहिए 50 KB दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि जमाकर्ता दावा अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करने में असमर्थ है तो क्या करें। मतलब डाउनलोड फॉर्म नहीं जमा करा तो क्या करना है। तो जमाकर्ता को पृष्ठ को रिफ्रेश करना चाहिए और दावा अनुरोध फॉर्म को पुनः डाउनलोड करना चाहिए। ये हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप रिफ्रेश करना पेज, फिर से डाउनलोड हो जाएगा, ईजी है। फाइनली दोस्तों, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब आप कंफ्यूजन में मत रहें और इस फॉर्म को फिल करें और अपना पैसा प्राप्त करें। धन्यवाद।